वाजपेयी जी कहते हैं कि राजधर्म का पालन करिए, आडवाणी जी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या ये नहीं माना जाए कि आडवाणी, तब तक मोदी बहुत बड़े चेहरा नहीं थे, बहुत अच्छा किया उस वक्त आडवाणी जी उस वक्त, लेकिन आडवाणी जी का चेहरा एक हिंदुत्व का चेहरा था। और जब आडवाणी जी खड़े हुए तो क्या यह ना माना जाए कि आडवाणी जी के परसेप्शन से जनता ने या मीडिया ने जो भी परसीव किया वो ये था कि ये भी ऑर्थोडॉक्स है, ये भी कट्टर है और इनकी भूमिका हो सकती है। अरे जॉर्ज फर्नांडिस उस हिसाब से नहीं थे, जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन उस हिसाब से तो आडवाणी जी ने इनका नुकसान किया। नहीं, मैं वो नहीं मानती। उस वक्त ईमानदारी से उनके पीछे खड़े हुए अच्छा हुआ, परंतु जो चेहरा देश के सामने लाना चाहिए था नरेंद्र भाई को डिफेंड करने के लिए, वो था जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि वो खुद गए थे ऐसी भीषण स्थिति में जहां पथराव हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, अपनी जान पे खतरा डाल के भी जॉर्ज फर्नांडिस घूमे उसी वक्त। ठीक है, उनको तो मालूम था जो कोई दंगा करवाना चाहता है चीफ मिनिस्टर, तो वो आर्मी तो नहीं बुलाएगा, वो महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से एडिशनल फोर्सेस नहीं मंगवाएगा। ये सब देश के सामने क्यों नहीं आए? लेकिन मधु जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा चेहरा नहीं थे, उनकी कोई आइडियोलॉजी दुनिया के सामने नहीं थी पता। नया नया मुख्यमंत्री, वो अपना चेहरा कैसा बनाना चाहता है, ये किसने इम्पोज किया, ये किसने बनाया? मीडिया की बेईमानी ना, ये किसने ये देखिए, इसमें आप समझिए, वाजपेयी जी के पहले दिन से सोनिया कांग्रेस ने उस पूरी एनजीओ की फौज, और जिसमें मीडिया के बहुत शामिल हैं लोग, उन खड़ी कर दी थी वाजपेयी जी को। अच्छा, तो ये तैयारी थी वाजपेयी के लिए और मोहरा बने नरेंद्र मोदी, उनके लिए थी? नहीं, गुजरात में देखिए, क्योंकि आप और मैं नरेंद्र मोदी को नहीं जानते थे, परंतु गुजरात में कांग्रेस के लोग जानते थे। और ये मैंने कोट भी किया है कि राजकोट के ही कुछ लोगों ने कहा, जब ये इनको खड़ा किया गया, कि ये तो हमारे लिए साइक्लोन सिद्ध होगा, कांग्रेस को बिल्कुल उखाड़ देगा। अगर केशु भाई बने रहते तो 2-4 साल में कांग्रेस वापस आने वाली थी। ये नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस के लिए साइक्लोन की तरह सिद्ध होने वाला है, उड़ा देगा। तो गुजरात के कांग्रेसियों को मालूम था, क्योंकि गुजरात में संगठन की नींव रखने वाले नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। ये सबने मुझे बताया कि गुजरात में जो एक पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिसकी वजह से संगठन बना, फिर पार्टी की जीतें हुई, उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय, सिर्फ पूरा श्रेय तो नहीं, बहुत बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। और कांग्रेसी पहचानते थे कि ये व्यक्ति कुछ अनोखा ही है, क्योंकि हम ये सवाल इसलिए उनका था कि ये तो मुसीबत बन जाएगा, इसको हटाओ इधर से। और वाजपेयी दूसरा, देखिए, जो बहुत बड़ा टारगेट हुआ, आज कोई उसको उस बात के लिए शर्मसार नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे सबसे ईमानदार डिफेंस मिनिस्टर्स में थे। उनके ऊपर जिस तरह के घटिया आरोप लगाए कि 1 लाख रुपए की जया जी ने, डिफेंस मिनिस्टर 1 लाख रुपया कोई आके पार्टी फंड में वो देता है, वो कहती है अच्छा वहां पहुंचा दीजिए उस व्यक्ति को। तो ये इसको लेके जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी कहानी तो अब उसकी कहानी तो पता, उसका पटाक्षेप हो गया नहीं, है। बट ये नहीं है सवाल, ये नहीं है सवाल, ये है वो अनआंसर्ड है वो, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस संकट मोचन माने जाते थे वाजपेयी सरकार के लिए। उन्होंने शुरू किया था एक लिबरल सेक्युलर स्टैंप देने का काम। सबसे पहले अटैक कांग्रेस पार्टी ने इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस पे किया। अच्छा। जॉर्ज फर्नांडिस जो तहलका का जो बेईमान स्टिंग ऑपरेशन, जिसके मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि मैं भी तरुण तेजपाल के छलावे में आ गई, और मैं भी इनके साथ उस वक्त खड़ी थी, और मैं भी जॉर्ज फर्नांडिस के विरोध में उस वक्त खड़ी हो गई। इतनी सपोर्ट इनके लिए मैंने भी कोशिश की कि मिले। मैंने सोचा कि ये सच में सही बता रहे हैं। मैं शर्मसार हूं, और मुझे लगता है कि एज अ कॉल ऑफ माई कॉन्शियंस मुझे वो रिकॉर्ड ठीक करना ही होगा, और अपनी कॉन्शियंस से भी और जॉर्ज फर्नांडिस से भी पब्लिकली माफी हमें सबको मांगनी चाहिए। अच्छी बात है, आप अपनी गलतियों को स्वीकार भी कर लेती हैं। हम अपनी दोबारा उस मूल प्रश्न पे आते हैं। सेंट्रल लीडरशिप जो थी, ये 2002 से जो नरेंद्र मोदी को पोर्ट्रे करना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी एक कुशल प्रशासक हैं, और उन्होंने कांग्रेस के लिए सुनामी अपने आप को साबित कर दिया है, और ये नहीं किया। मुसलमान को यूनाइट करने की क्षमता करने वाला पहला
बीजेपी का नेता पैदा हुआ। ये मैं कह रही हूँ, ये अनोखी बात हुई। राजकोट के चुनाव में उन्होंने सिद्ध किया डेवलपमेंट एजेंडा पे। मुस्लिम संस्थाएं, ये जो सलोट भाई की बात मैं कर रही हूँ, सलू भाई सलोट, उन्होंने खुले मंच से डिफाई करते हुए कांग्रेस नेताओं को कहा, जो नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में करके दिखाया अपने शासन में, तुमने 60 साल में 50 साल में नहीं किया। तो कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप कौन था? क्योंकि उस वक्त तो आडवाणी जी और वाजपेयी जी की तूती बोलती थी। उस वक्त ये समझे, एक तो मुझे लगता है समझ ही नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो कांग्रेस के गेम प्लान को ढंग से समझते हैं, इसलिए सुबह से शाम गाली खाते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात, मैं तो बीजेपी से कोई दूर दराज का मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर कोई थोड़ा बहुत था तो कांग्रेस में ज्यादा मित्र हैं, और महात्मा गांधी की वजह से पार्टी के प्रति एक पुरानी आस्था, महात्मा गांधी की वजह से, नेहरू की वजह से भी नहीं। फिर भी बीजेपी से न रिश्ता होते हुए भी देख के मेरा खून खौलता है ये देख के कि बीजेपी के प्रशासन सबसे ज्यादा कुशल है, कहीं दंगे नहीं हुए। कांग्रेस के प्रशासन में और कांग्रेस की सेक्युलर एलाइज के प्रशासन में दंगे पे दंगे होते हैं, और फिर भी ये फासिस्ट, ये कम्युनल का दाग बीजेपी पे लगाते हैं। सेंट्रल लीडर से तो चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलती है। मुझे ये बताइए, मानहानि का मुकदमा क्यों ना लगाया जाए? आज आरएसएस अगर बोल रही है कि राहुल गांधी को हम कोर्ट नोटिस देंगे, हम ये करेंगे, मानहानि का मुकदमा लगाएंगे, आज नितिन जी ने किया अरविंद केजरीवाल के लिए। इतने साल क्यों लगाए? मुझे ये बताइए, गडकरी साहब तो चले गए अपने मानहानि के मुकदमे के लिए अभी, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें भ्रष्ट कहा। नरेंद्र मोदी जी खुद कर सकते थे ये काम। देखिए, उनकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनको नहीं, वो खुद कहते कि मुझे मानहानि का मुकदमा डिमोनाइज किया गया कि उनकी पार्टी के लोग, अब स्मृति ईरानी नहीं उठ खड़ी हुई मोदी के खिलाफ उन दिनों, तो जो भी उठता था कल तो सफाई दे रही थी वो, अपने को सही सिद्ध करने के लिए मोदी को गाली देना एक ये मंत्र बन गया था। दूसरा, कुछ साल तक तो इनको समझ शायद नहीं आया, पर देखिए ये आपकी लेजीनेस भी है कि आप तहकीकात नहीं, नानावती कमीशन बैठ गई, अब वो आपको फैक्ट्स पे फैक्ट्स लाके दे रही है, आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। गोधरा कांड पे भी ये तो जरूर बोलते हैं कि गोधरा कांड हुआ वगैरह, पर ये कोई नहीं बोलता कि कांग्रेसी उसमें लिप्त पाए गए। गोधरा के कांग्रेसी नहीं, वाजपेयी तो बोले ना कि भाई गोधरा नहीं होता तो गुजरात। ये बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान लोगों ने गोधरा किया इसलिए हिंदुओं ने बात की। 2-3 बातें इसमें प्लीज, ये बड़ी अहम। नंबर 1, जो की एलिमेंट्स थे गोधरा कांड में, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, कांग्रेसी मुसलमान थे, कांग्रेसी वर्कर थे, मुसलमान भी ना कहें, कांग्रेसी वर्कर थे। मतलब यही, आपने इसको हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया। मैं कह रही हूँ कांग्रेस का लगाया हुआ सुनियोजित खेल था, सुनियोजित था। जब कांग्रेस पार्टी आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल करके गोधरा कांड करती है, आप उसका भी ढंग से देश में प्रचार नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं कि नरेंद्र जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं और बहुत बढ़िया काम किया। अगर वो नहीं होते तो और गोलियां और मौतें होती, वो एक अलग विषय है। हम आपसे सवाल वो कर रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ने कब क्या गलती कर दी, क्या उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी को वो तो हर जगह कहते रहे, वाजपेयी कहते रहे गोधरा नहीं होता तो गुजरात नहीं होता। अब आप कह रही हैं कि उनको इक्वेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान से, बल्कि वो कांग्रेस की तरह। कांग्रेस, चलिए भी मान लिया आपने, लेकिन अब सेंट्रल लीडरशिप में कौन, हम नाम लेते हैं, आप शायद बच सकते हैं, हालांकि आपने भी नाम लिया है। सुषमा स्वराज जब कभी भी मौका मिला उन्होंने विरोध किया, अरुण जेटली जब कभी भी मौका मिला उन्होंने विरोध किया, ये सभी नेता विरोध करते रहे। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ने मोदी को आगे नहीं बढ़ाया, उनके इमेज को ठीक नहीं किया? मैं बताऊं, अगर मेरी क्यूरियोसिटी क्यों जगी। नंबर 1, जब भी 1984 के दंगे नहीं, जब भी गुजरात दंगे की बात टीवी पे हुई या मीडिया में हुई, तो तपाक से सुषमा जी या ऐसे सब लोग यही बोलते थे, तो क्या आपने भी 1984 का दंगा किया? अरे, इसका मतलब आप तोहमत स्वीकार कर रहे हैं। अगर 2002 में मोदी लिप्त हैं, बीजेपी लिप्त थी, बीजेपी के बहुत सेक्शन 2002 के दंगे में लिप्त थे, जैसे उसमें कांग्रेसी भी लिप्त थे। ये भी आप ढंग से नहीं बोलने की हिम्मत कर पाए। चलिए, ये प्रत्युत्पन्न मती हो सकता है कि स्पॉन्टेनिटी में उनकी कोई कमी रही होगी। स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं, या उनको नहीं, मैं कह रही हूँ, देखिए
अच्छा खासा एविडेंस है कि कांग्रेस के लोग भी शामिल थे दंगों में, ठीक है। ये आप कभी नहीं कह पाए कि आपको मालूम है कि हाँ हमारी पार्टी, खुल के ईमानदारी से बोलते तो कहते हैं हाँ हमारी पार्टी के लोगों ने भी गलतियां की, तुम्हारी पार्टी के भी शामिल थे। और यदि किसी व्यक्ति ने वाकई ही रोकने की कोशिश की तो वो थे नरेंद्र मोदी। परंतु ये ईमानदारी की बखान करने के बजाय हमेशा इस तरह किया गया कि अरे तुमने 1984 का दंगा कराया, हमारे नरेंद्र मोदी ने एक ये करवा दिया तो क्या हुआ। ये गलत लाइन थी। हालांकि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे कि मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि अगर मैं सच में गुनहगार हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझे माफ किया जाए। मनमोहन सिंह ने दंगा करवाया था। अरे मनमोहन सिंह क्या, सारी कांग्रेस पार्टी शामिल थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने तो बतौर प्रधानमंत्री माफी मांगी पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा माफी इज नॉट कि अगर हमारी पार्टी ने ऐसा किया, आई एम सॉरी, मैं आपके कत्ल कर दूं तो कहूं सॉरी तो आप मान जाएंगे। देश की एक कानून व्यवस्था है जो माफी को एक उपयुक्त रिस्पांस नहीं समझती। लेकिन माफी क्या होती है, अगर मान लीजिए मेरे पे गलत तोहमत है तो मैं माफी मांगू तो इसका मतलब इसके लिए वो आरोपी नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि पार्टी थी। पार्टी थी। नहीं, वो ये कह सकते थे ना कि बतौर मुखिया। देखिए यहाँ केवल नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। तीस्ता सेटलवाड की कैंपेन, तरुण तेजपाल की कैंपेन इज नॉट। हम जब लोग 1984 के दंगे की मुहिम चलाई थी कि मतलब आप ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी इस बात से दुखी थे कि भाई हमने अच्छा काम किया, इसको लोग नहीं दिखा रहे हैं बल्कि हमें एक्यूज कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है। और पार्टी, कुछ लोग दुष्प्रचार के प्रभाव में, कुछ लोग क्योंकि तब तक नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया और जैसे ही लगा कि ये व्यक्ति तो सुनामी शायद बीजेपी के लिए भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब तो ये है ना कि पहले तो कांग्रेस ने ये उन्हें था कि ये सुनामी है, हमें वापस नहीं आने देने वाला, और ये सही भी हो रहा है। अच्छे से अच्छे कांग्रेसी आज बीजेपी में जा चुके हैं गुजरात में। मतलब अब ये सुनामी उन नेताओं के लिए है जो रूटलेस वंडर्स हैं, जिनका अपना कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो चो रामास्वामी ने कहा था, ये वाकई ही मर्चेंट ऑफ डेथ है। करप्ट लोगों के लिए मर्चेंट ऑफ डेथ है, ये कम्युनल लोगों के लिए मर्चेंट ऑफ डेथ है, क्योंकि गुजरात में दंगों की राजनीति ही खत्म कर दी। ये सब लोग आपको मुसलमान ही बताएंगे गुजरात में कि कांग्रेस ने जो परफेक्शन की थी दंगों की राजनीति, कांग्रेस मुसलमान गुंडे पालती थी और ये बीजेपी और वीएचपी वाले हिंदू गुंडे पालते थे। रूटलेस वंडर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, रूटलेस वंडर्स का बहुत है सिग्निफिकेंस। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये रूटलेस वंडर्स हैं इसलिए इनको खत्म हो जाने चाहिए, चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए। नहीं, मैं कौन होती हूँ किसी को घर में बिठाने वाली? अगर आप ये कहती हैं कि मेरी कोई अपनी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को घर लेकिन फिर भी आप अगर ये कहती हैं कि रूटलेस वंडर्स हैं तो इनको करना फिर क्या चाहिए? इन्होंने मोदी जी को पोर्ट्रेट ठीक से नहीं किया, इसलिए बाकी काम इनका गलत है। सबसे ज्यादा ये मोदी अथॉरिटेरियन है, मोदी तो सब पे हावी हो जाता है, ये कहां से आई? ये शुरू हुई केशुभाई पटेल से। आप चाहेंगी कि भारत में वन मैन शो हो? अरे मोदी इसेंशियली टीम प्लेयर है। मैं दंग हूं। देखिए, एक मैं आपको सच बताऊं, जब से मैंने गुजरात का अध्ययन किया, मुझे लगता है आई एम इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट शॉक। मैं इतना विपरीत पाऊंगी परिस्थिति को, ये मेरे ख्वाबों में भी मैं नहीं सोच सकती। अमित शाह के बाद और एक बहन के बाद 2-3 लोगों का नाम तक नहीं जानते हैं लोग। ये गुजरात के नेताओं का जाना चाहो तो कोई क्या कर सकता है? मैं तो जाके मिली हूँ ना बहुतों से। बिहार में इतने सारे नेता हैं, देखिए मध्य प्रदेश में इतने सारे नेता हैं। नहीं, नीतीश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। किसको जानते हैं? नीतीश तो डिक्टेटर हैं उस हिसाब से। शिवराज चौहान के अलावा किसको नाम जानते हैं? नहीं मधु जी, आप ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो ठीक से नहीं चल रही है। आप हालांकि उसकी प्रशंसक हैं, आप कहती हैं कि नहीं होना चाहिए, आप बीजेपी की तारीफ भी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है, आपको लगता नहीं है कि ये डिक्टेटोरियल एरा की तरफ जा रहा है, जहां ये लोग सभी खत्म हो जाएंगे, इनका औचित्य नहीं रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आप गुजरात का अध्ययन करें, जो मैंने थोड़ा बहुत जितना, अब 1.25 साल तो हो गया मुझे गुजरात पे ही दिमाग लगाते हुए, वहां गई, लोगों से बात की, एमएलए से लेकर सरपंच से लेकर मिनिस्टर से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर सैकड़ों इंटरव्यूज हैं मेरे पास, ठीक है, और बहुत बारीकी से
मैंने नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल समझने की कोशिश की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। कुछ मुख्य बातें उसमें से निकल के आई। सबसे पहले कि क्विंटेसेंशियली नरेंद्र मोदी टीम वर्क में विश्वास करते हैं। टीम वर्क, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। जो पहला अफसर आया नरेंद्र मोदी के पास कहने कि आप क्या चाहते हैं, संजय जोशी को मुंबई जाने नहीं देंगे, अरे नहीं, इसके बिना पर नहीं जाएंगे आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसे कह सकती हैं? टीम लीडर तो होता है, बड़ा दिल रखता है, जो विरोधी को भी अपने साथ लेके चलता है।